दौर में जहां पूरे देश का सारा आंदोलन लगभग ठहर सा गया है, खास तौर पर जो सीए वाले मामले पर आंदोलन चल रहा था देशव्यापी, वो भी कमज़ोर पड़ा है, थम गया है। दूसरी तरफ बहुजन आंदोलन भी बहुत कमज़ोर पड़ा है। ऐसे में ही सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ फैसला भी दे दिया। जब आरक्षण के खिलाफ फैसला आया तो देश के किसी स्वनाम धन्य नेता ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, ट्वीट तक करने की जहमत नहीं उठाई। ऐसे समय में परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज ही वह नेता हैं जिन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने की चेतावनी दी है। इन्होंने ऐलान किया है कि लॉकडाउन के तुरंत बाद आरक्षण के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया जाएगा। हम इस मुद्दे पर इनसे बात करेंगे कि आंदोलन को लेकर इनकी क्या तैयारी है, और दूसरे तमाम मुद्दे जो बहुजनों के हित से जुड़े हुए हैं, गरीब मजदूरों के हित से जुड़े हुए हैं, उन पर भी हम लोग आज बात करेंगे। सर, अभी जो लॉकडाउन के दौर में यह जो चल रहा है कि सरकार जो है गरीबों और ये जो मजदूर जा रहे हैं इनके लिए जो है सरकार अपना मुंह नहीं खोल रही है, ना कुछ काम कर रही है, और दिख रहा है कि जुबानी जमा खर्ची चल रही है। खास तौर पे कल जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने उपदेश की भाषा में अपनी बात कही है और कहा है कितने लाख करोड़ दिए जाएंगे, इसके पहले भी बिहार में एक अनाउंसमेंट उन्होंने कई लाख करोड़ का किया था। आप कल के जो उपदेश है मोदी जी के, उसको कैसे देखते हैं? अब समझ में आया नहीं किसी को कि क्या बोला, लेकिन एक बात जो उन्होंने बोली कि मज़दूर और गरीब तप कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, सड़क पर हैं, तप कर रहे हैं, यानी 50 से ज़्यादा मज़दूर गरीब मर चुके हैं और लाखों की संख्या में लोग रोड पर हैं और उनको ये कहा जा रहा है तप कर रहे हैं। कल मज़दूरों के लिए कुछ भी नहीं कहा। इसमें से सर्वाधिक दलित और पिछड़े समाज के ही लोग हैं और ऐसी अराजकता कभी देखा नहीं गया। जब लॉकडाउन इन्होंने घोषित किया तो रात में बिना तैयारी के, न उस समय हमारे पास वेंटिलेटर थे ज़्यादा, न पीपीई किट था, न मास्क भी ज़्यादा थे। फिर बाद में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, इम्पोर्ट हुआ। नोटबंदी, लाखबंदी सब रात में, जो जहाँ था वहीं पर फंस गया। मज़दूर जो पंजाब में, हरियाणा में या अन्य राज्यों में गए हैं, सबके पास तो कमरा नहीं है रहने का, तो लोग खेत खलिहानों में, सड़क पे, जो रिक्शा चालक है रिक्शा पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारता था, उसी में कपड़ा रख लेता था, चलाता रहता था। अब बुरी स्थिति में हो गए जब उनके धैर्य का साहस टूटा, खाने बिना परेशान होने लगे, पैसा ख़त्म हो गया, रहने का ठिकाना नहीं, तो कोई टैंकर में, कोई ट्रक में, कोई पैदल और कोई साइकिल से, कोई ठेले पे चला जा रहा है। इसलिए अगर सही सर्वे अगर कभी हुआ, जो कि संभव नहीं इस देश के अंदर, चूँकि मीडिया इस देश की बड़ी बेईमान है, मीडिया कर सकती है और सरकार कर सकती है, तो कोरोना से जितना लोग मरेंगे उससे ज़्यादा कहीं इससे मरेंगे। तो कल जो 20 लाख करोड़ का पैकेज का घोषणा किया, 8 लाख पहले ही बैंकों को आरबीआई दे चुका है, 1,70,000 करोड़ का पहले पैकेज घोषित हो चुका है, लगभग 5 लाख करोड़ का राहत एमएसएमई को जाना है, तो कुल मिला के 4 लाख करोड़ बनता है। उसको भी इधर उधर से दिखा दिया जाएगा। तो समझ में नहीं आ रहा है कि बोला क्या उन्होंने। और एक बात और कहा, आत्मनिर्भर भारत, तो क्या 6 साल से चाइना निर्भर भारत बना रहे थे? तो अब आत्मनिर्भर भारत की बात किया तो इस देश की जनता भी महान है, दुष्प्रचार में आ जाती है। वरना यह सीधा कह देना कि आत्मनिर्भर भारत, जो मेक इन इंडिया से शुरुआत किया था अपना शासनकाल, तो उनसे जनता पूछना चाहिए कि गरीबों को क्या दे दिया, या 6 साल तक चाइना निर्भर भारत बनाते रहे हैं क्या? तो कल का तो जो संबोधन था, जो लोग डरे हुए थे, वास्तव में वही निकला
कुछ निकलने वाला नहीं था, केवल भाषण ही मिला। सर, आप ट्विटर पर, फेसबुक पर काफ़ी सक्रिय हैं और ट्विटर पर आपको काफ़ी ट्रोल भी किया जा रहा है। बहुजन आंदोलन की दृष्टि से, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, बहुजन आंदोलन इसको मनु स्ट्रीम मीडिया मानता है। तो आप इस कथित रूप से मेन स्ट्रीम मीडिया को कैसे देखते हैं और सोशल मीडिया की बहुजन आंदोलन में क्या भूमिका है? सोशल मीडिया में की बहुजन आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन बहुजन नेता स्वयं इसका इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। परिसंघ की तरफ से डोम परिसंघ हो, NSYF हो, हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, करते भी हैं। जैसे हमारा ट्विटर है, डॉक्टर उदित राज है, और परिसंघ भी है, AI परिसंघ, ट्विटर और फेसबुक दोनों है। डोम परिसंघ है, इसमें फेसबुक और ट्विटर इसके नाम से है। NSYF है, ट्विटर और फेसबुक है। तो मैं कहूँगा लोग जाएं, इस पर कमेंट दें, शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें। कल मैंने जब ट्वीट किया तो 9,000 के आसपास लोगों ने ट्रोल किया। हालांकि ज़्यादातर वो फर्जी हैं जो ट्रोल करते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग सक्रिय नहीं होते हैं कि उनका मुंह तोड़ जवाब दें। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये दलित समाज, पिछड़ा समाज, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार लग गया है हाथ में। इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो सब खुद खो देंगे। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के समय में रूटीन के केसेस डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे थे, ओनली अर्जेंट मैटर लिए जा रहे थे। अर्जेंट मैटर में उन्हें आरक्षण ख़त्म करने वाला भी मैटर ले लिया। उन्होंने कहा कि जिनको आरक्षण मिल रहा है उनको नहीं मिलना चाहिए। तो सोशल मीडिया का उपयोग जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है, किया जाना चाहिए। मैं अपील करूंगा पूरे समाज से कि ट्विटर पर भी आवाज़ बड़ी मजबूत उठती है, इस पर भी ध्यान दे। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर तो हैं, लेकिन ट्विटर पर भी आना पड़ेगा उनको। आपने सर खुद ही बात छेड़ दी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने यह समय ही क्यों चुना आरक्षण के खिलाफ फैसला देने के लिए? ताकि कोई प्रोटेस्ट न हो सके और पॉलिटिकल पार्टी आवाज़ न उठा सकें, और मीडिया तो मनुवादी है ही है, उसको भी मौका मिलेगा दबाने का। यही कारण। आपने ऐलान किया है कि लॉकडाउन के बाद आप बड़े आंदोलन के रूप में सामने लाएंगे। पूरा जो आपने मूवमेंट सोशल मीडिया पर अभी छेड़ रखा है, क्या तैयारी है सर? किस तरह का मूवमेंट आप करेंगे? हमने जूम मीटिंग भी किया, ट्वीट भी कर रहे हैं, फेसबुक भी कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जूम कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए। पढ़े लिखे लोगों का संगठन है, लेकिन लोग घरों में लॉक्ड हैं, लेकिन क्यों नहीं सक्रिय हो पा रहे हैं। फ़ोन पर बातचीत करना चाहिए। तैयारी के लिए बड़ा अच्छा मौका है, हम तैयारी कर भी रहे हैं, और आर्थिक सहयोग भी देना चाहिए, क्योंकि हमारी तैयारी में बड़ा खर्च लग रहा है। पूरा सिस्टम हमारा लॉकडाउन के समय में काम कर रहा है। हमने 3 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया, तो समाज साथ देता नहीं, और समाज हमेशा काफ़ी दिनों से भ्रमित है। जब जागृत समाज नहीं था तो कम से कम एक दिशा में हाँका जा सकता था, ताकत दिखती थी। जब जागृत हुआ तो इसमें जातिवाद पैदा हुआ, छोटे छोटे संगठन पैदा हुए, और दिशा भी गलत रही है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो देंगे। तो जो हमारे पास था वो भी चला गया, जाता रहा। जो हम निरंतर रूप से धरना प्रदर्शन आवाज़ उठा करके ले सकते थे वो भी हम नहीं ले पाए। तो दोहरी मार यहाँ पड़ी है। तो बहुजन आंदोलन का तो बहुत ही बड़ा प्रतिकूल असर पड़ा है, और मैं मानता हूँ कि जागृति हुई है। तो लेकिन जागृति की परिणति देखनी चाहिए, परिणाम उसका सामने आना चाहिए। आर्टिस्ट पैदा होने चाहिए, बड़े राइटर होना चाहिए, मीडिया हाउस होना चाहिए था, ठेकेदार होने चाहिए, इंडस्ट्रीज होने चाहिए, और फिल्म इंडस्ट्री में, आर्ट में, कल्चर में, हर क्षेत्र में लोगों को तो दिखना चाहिए था। अगर अवेयरनेस हुई तो वो भी ज़्यादा दिखता नहीं है, क्योंकि लोगों को यहीं तक बांध कर रखा गया सीमा में कि सवर्णों को गाली दो और अपने महापुरुषों की बात को उन तक पहुंचाओ, और 5 साल में जब 3 महीने रह जाए तो चुनाव के तभी सक्रिय करें और वोट डलवाने का। तो इसलिए इतनी बड़ी जो ऊर्जा
का संचार हुआ, निर्माण हुआ, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। नहीं, बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए परिसंघ हमारा मुद्दे की लड़ाई लड़ता है। हमने तो 5 आरक्षण विरोधी आदेश जो थे उसके वापस कराया। 2006 में हमने 85वां संवैधानिक संबोधन का मुकदमा लड़ा सुप्रीम कोर्ट में, वो भी जीता। बहुजन लोकपाल बिल पेश करके उसमें आरक्षण कराया हमने। और पिछड़ों को जो उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिला उसके ऊपर हम लड़ाई लड़े। निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा बनाया हमने। वैचारिक क्रांति भी या बहुत बड़ा सुधार करने की कोशिश किया। हम बौद्ध बने। हमारे ये जो दलित समाज के लोग अम्बेडकरवादी हैं, ये कहते हैं अंत में बनेंगे, तो क्या ये कोई और धर्म अपनाने वाले हैं क्या? सुश्री मायावती, इन लोगों को शुरू में ही कर देना चाहिए था, ताकि सांस्कृतिक परिवर्तन होता, जात पात टूटता, संस्कार हमारे बदले होते, समाज में एकता पैदा होती। वो भी नहीं हो पाया है। आखिरी सवाल ये सर कि बहुजन आंदोलन पर एक बड़ा आरोप यह लगता है कि अब तक का जो बहुजन आंदोलन है वो भावनात्मक मुद्दों पर टिका हुआ आंदोलन है, कोई तथ्यपरक आंदोलन होता नहीं है। तो आपका क्या कहना है? तथ्य के ऊपर है ही नहीं। कहते हैं कि जब सत्ता आएगी तो देंगे, देने वाले बनेंगे। तब तक तो हमारा जो था उसको रोकने के लिए नहीं लड़े, और जो लिया जा सकता था लड़कर के वो भी नहीं लड़े, और भावना में लोग रहे। और सवर्णों के खिलाफ जितनी ज़्यादा आलोचनात्मक टिप्पणियाँ होती रहीं, बताया जाता रहता, वही उनको बड़ा अच्छा लगता रहा इतिहास के मामले में। तो एक तरह से भावना में कि हमें सत्ता वाले बनेंगे, और अब तक सब खत्म हो गया है। और जाति व्यवस्था बल्कि मजबूत हो गई है। अब बैकवर्ड है इस समय, विशेष मेजॉरिटी ऑफ बैकवर्ड बीजेपी का साथ हो गया है। मुस्लिम समाज या माइनॉरिटी का है, वो परिस्थिति को देख करके तय करता है अपना रणनीति बीजेपी को हराने के लिए। आदिवासी समाज है, ज़्यादा जागृत नहीं है। दलित समाज में भी उपजाति पैदा हो गया है। सवर्ण समाज तो हमारा नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में दूर दूर तक कहाँ दिखाई पड़ता है कि हमारे हाथ में सत्ता हो। कि हाँ, हम अगर रणनीति के साथ काम करते तो हम भागीदार हो सकते, आदान प्रदान हो सकता था। 2 पोस्ट तुम ले लो तो 1 हम ले लेंगे, 4 तुम ले लो तो 5 हम पोस्ट ले लेंगे, चाहे प्रधानी का हो, चाहे सरपंची का हो, चाहे एमएलए का हो, या और भी संसाधन के बंटवारों में। लेकिन ऐसा लक्ष्य रखा कि सबसे काट करके रखा, किसी संगठन से न जुड़ने देना, किसी पार्टी से नहीं जुड़ना, किसी मुद्दे से नहीं जुड़ना, कि हमारी सत्ता आएगी तो सब कुछ ठीक होगा। उससे हमारा बहुत ज़्यादा क्षति हुई। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर उदित राज, जिन्होंने बहुजन मुद्दों से जुड़े, बहुजन आंदोलन से जुड़े तमाम मसलों पर बात की। कैमरा पर्सन गणेश येरेकर के साथ नई दिल्ली से डॉक्टर ओम सुधा, बहुजन नेटवर्क के लिए।